हमारी आईएमएसएमई ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ने, जो इंडिया की वन ऑफ द ओनली गोल्ड रेटेड बिजनेस इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है, यूनियन बजट के ऊपर एक बहुत अच्छा फेस टू फेस इंटरेक्शन सेक्शन रहा था। इस सेशन के अंदर हमने जो चीज़ें डिस्कस करी वो हम बाकी मेंबर्स के लिए और आप सभी के लिए प्रेजेंट करने जा रहे हैं। राजीव चावला जी जो चेयरमैन हैं, इन चीज़ों में पायनियर करते हैं, और मैं संगीत गुप्ता आपको इसके कुछ की पॉइंट्स जिन लोगों ने प्रोग्राम मिस का लाइव सेशन मिस किया होगा उनके लिए प्रेजेंट कर रहे हैं। आप इसमें से जो जो चीज़ें अपने लिए समझ सकें, देख सकें, उनको आप पिक कर सकते हैं। देखो, बजट की अगर बात करें तो थैंक्स टू व्हाट्सएप एंड जितने हमारे न्यूज़ टीवी चैनल्स हैं, बजट 21 तो हम सब ने सुना ही था। थोड़ा बहुत डिफरेंट लोगों की अपनी अपनी प्रतिक्रिया, आपको कैसा लगा, आपको कैसा लगा, ये सभी टीवी चैनल्स पे साथ साथ चल रहा होता है। बट फिर भी बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम लोग या तो जल्दी से भूल जाते हैं या फिर हम मिस कर जाते हैं, या मीडिया वाले उनको ध्यान नहीं दे पाते। तो बजट अभी पास नहीं हुआ है। बजट का अभी व्यू रिव्यू, कमेटी रिपोर्ट्स वो चल रही हैं, बट इसी मार्च के अंदर पास हो जाने की फुल उम्मीद है। तो इस सेशन का हमारा जो मेन गोल था वो ये कि हम ये समझें कि हमने पिछले कुछ साल के बजट्स में क्या-क्या हुआ जो इस साल एप्लीकेबल होने जा रहा है, और इस साल के बजट में क्या है जो ख़ास है, कॉमन मैन के लिए क्या रेलेवेंस है उसे। तो हमारे इनकम टैक्स रेट्स कंपनीज़ के लिए तो वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड चल ही रहे हैं। यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, आज से 5-7 साल पहले तक सभी कंट्रीज़ में जो टैक्स रेट्स होते थे 40, 50, 55% तक पहुँचते थे। तो धीरे-धीरे एक रेवोल्यूशन पूरे वर्ल्ड में आ रहा है। तो इंडिया भी उसी रेवोल्यूशन के अंदर फर्स्ट पंक्ति में है, बिकॉज़ हमारे यहाँ स्टार्टअप्स के लिए तो ज़ीरो टैक्स चल रहा है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ जो नई सेटअप होती हैं उनके लिए सिर्फ 15% टैक्स चल रहा है, और सारी पुरानी तमाम कंपनीज़ जो खास तरह की कुछ डिडक्शंस नहीं लेती, तो उनके लिए सिर्फ 22% टैक्स चल रहा है। मेक सेंस? मेक सेंस? तो इससे कम क्या होगा भाई, फॉर टाइम बीइंग? तो इट वाज़ अगेन अ रिलीफ। वी एज़ प्रोफेशनल्स, हमें लगा कि भाई गवर्नमेंट ने टैक्स में बहुत ज़्यादा कोई छेड़खानी नहीं करी, कुछ बढ़ाया नहीं, यही बहुत बड़ी बात कर दी। आप लोगों को ध्यान होगा कि जब हमारे 71 का वॉर हुआ, 62 का वॉर हुआ, 65 का वॉर हुआ, इन सब टाइम्स में नेशनल ट्रेजरी इतनी खाली हो जाती थी कि वॉर के बाद तो टैक्स बढ़ जाते थे। बचपन से सुनते हैं कि ऐसा भी टाइम आया जहाँ 70, 80, 90% तक का मार्जिनल टैक्स हो गया था। तो इस बार वैसा कुछ नहीं हुआ, इट्स गुड, नाइस। इनफैक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पे तो टैक्स रेट कम हुआ। जिस तरह कंपनीज़ में 22% तक पहुँच गया, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पे भी फ्लैट रेट 22% पे पहुँच गया। इट वाज़ अगेन अ फैंटास्टिक थिंग। और गवर्नमेंट के लेवल पे देखा जाए तो गवर्नमेंट के जो अपने खर्चे थे वो बढ़ते गए। 30 लाख करोड़ से खर्चा बढ़ के 34 लाख करोड़ पे पहुंच गया इस साल। इट्स वेरी बिग थिंग। और हमारे इंडिविजुअल्स के जो टैक्सेस हैं, अगर बेस स्लैब लेके चलो, इन द ओल्ड रेजाइम, दो रेजाइम्स हो गई हैं, ओल्ड रेट्स एंड न्यू रेट्स। तो जो ओल्ड रेट्स हैं भैया, जिनको पुराने रेट्स पसंद हैं, जिनको बहुत सारी रिडक्शंस लेनी है, उनकी सिचुएशन ही ऐसी है, उन्होंने लोन ले रखे हैं, लोन का ब्याज देते हैं, उनको बहुत सारी डिडक्शंस भी लेनी है, तो उनके लिए ओल्ड रेट है कि 2.5 लाख तक ज़ीरो, उसके पास 5%, अगले 2.5 लाख का फिर 20% और फिर 30%। तो यहाँ पे आप देखेंगे 30% 10 लाख पे शुरू होता है, और जो 60 प्लस हैं उनके लिए 3 लाख तक एग्जम्प्ट है, उसके बाद 5% एंड कंटिन्यू करता है। और जो 80 प्लस हैं सुपर सीनियर सिटीजन्स, उनको 5 लाख तक निल। 5 लाख मतलब 40-50 हज़ार की जिसकी मंथली इनकम है वो ज़ीरो टैक्स पे है, क्योंकि ये इनकम भी आफ्टर बहुत सारी रिडक्शंस होती है, और उसके बाद 20-30 का स्लैब आता है। फिर गवर्नमेंट ने जो ऑप्शनल रेट्स दिए, कि भाई जो लोग ज़्यादा डिडक्शंस नहीं लेते, जिनकी साफ़ सुथरी इनकम है, वो साफ़ सुथरा टैक्स देना चाहते हैं, तो भैया दे दो। उनके लिए गवर्नमेंट ने टैक्स के स्लैब देखिए कितने आसान कर दिए। गवर्नमेंट ने कहा कि भाई 2.5 लाख तक तो जीरो है ही, 2.5 से लेकर 5 तक सिर्फ 5%, और उसके अगेंस्ट भी रिबेट अवेलेबल है। उसके बाद 10%, उसके बाद 15%। तो 10%, 10 लाख के बाद जहाँ वहाँ 30% था, 20% शुरू होता है। 10 लाख के बाद 25% शुरू होता है 12.5 लाख के बाद, और 30% शुरू होता है 15 लाख के बाद। 15 लाख की टैक्सेबल इनकम इफेक्टिवली कई बार तो कुछ लोगों के लिए इस सेविंग्स के बाद है ये। तो आपकी हो सकता है इनकम 17-18 लाख हो, तो 1.5 लाख रुपए महीने वाला इनकम वाला बंदा भी मार्जिनल 20% दे रहा है, एवरेज उसका 6, 7, 8, 10% बैठता है। तो ये फैंटास्टिक लो रेट ऑफ टैक्सेस चल रहे हैं, सो वी शुड ऑल बी हैप्पी अबाउट इट फॉर टाइम बीइंग।
इंडिविजुअल्स और एचयूएफ के लिए ये स्लैब रेट्स हैं। और हमें खुशी है कि हमारी एसोसिएशन ने टेकअप किया था ये मैटर गवर्नमेंट के साथ 2018-19 में। तो जो पीएमओ को हमने मेमोरेंडम भेजा था, तो उसी मेमोरेंडम के एक्सट्रैक्ट्स हैं आपके सामने, तो जो उसी के लगभग में गवर्नमेंट ने स्लैब्स को किया। एंड इट्स अ फैंटास्टिक फीलिंग कि वी वर अ पार्ट ऑफ द थिंक टैंक जो गवर्नमेंट को आइडियाज़ देता है। So we are happy and thank you all the members for giving us regularly ideas which we take to the South Block, North Block where applicable, and the government does listen to all of you and it makes everybody happy. Friends, second important area जो पिछले साल ऑर्डिनेंस में आया था, देखिए पिछले साल जब ये लॉ में चेंजेस आए उस वक्त ऑलमोस्ट इंडस्ट्री पहले रिसेशन में थी, उसके बाद कोरोना कोविड के लॉकडाउन शुरू हो गए, तो पिछले साल तो बजट पे डिस्कशन से नहीं हो पाए। तो इस बार अगर खास देखें तो ये सेक्शन 115 BAA और BAB जो ऑर्डिनेंस से आए उसमें गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या कहा कि भाई आपको हम 2 सेक्शन दे रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं वो सिर्फ 22% टैक्स दे दें और जो नई कंपनियां बनेंगी 2019 और 2023 के बीच में वो सिर्फ 15% टैक्स दे दें, और कुछ सरेंडर करना होगा कुछ इंसेंटिव्स को, और मैट भी नहीं लगेगा, मैट भी नहीं लगेगा। इट इज़ वाओ, थैंक यू कि मैट की भी आदत ही पड़ गई थी। और जो लोग नहीं करना चाहते कि नहीं भैया ये कंसेशनल रेट से भी सस्ता पड़ रहा है मेरे को, उनकी इतने सारे कंसेशन हैं उनके पास, ठीक है, उनको फिर मैट देना होगा, वो भी सिर्फ 15%, जो अगेन लोएस्ट स्लैब के बराबर हो गया। और मैट आप जानते ही हैं रिफंडेबल होता है, एडजस्टेबल होता है अपने फ्यूचर वाली टैक्सेस के अगेंस्ट। तो थोड़ा डिटेल में विस्तार में कि भाई जो हमारे डेप्रिसिएशन एडिशनल डेप्रिसिएशन कुछ सेक्शंस हैं इनको हमें छोड़ना होगा, नॉर्मल एमएसएमईज को यही मिलते हैं, और 80 JJAA उन्हें मिल जाएगा, उसका नुकसान नहीं होगा। और सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड और डेप्रिसिएशन छोड़ना होगा, और अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का बेनिफिट छोड़ना होगा। तो इनको अगर हम छोड़ देते हैं तो हमको ड्यू डेट से पहले रिटर्न फाइल करनी होती है, ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, फॉर्मेलिटी है छोटी सी हो जाता है, बाद में विड्रॉ नहीं कर सकते, बार बार ये नहीं कर सकते कि भाई इस साल में लोअर रेट, अगले साल हायर रेट, लोअर रेट हायर रेट, वो नहीं पॉसिबल है। आप एक बार लोअर रेजाइम में आ गए तो भैया आप सस्ता वाला टैक्स दो और मजे करो। गवर्नमेंट धीरे धीरे फेज आउट कर देगी इस पुराने सिस्टम को, क्योंकि ज़्यादातर कंपनीज नए रेजाइम में धीरे धीरे शिफ्ट हो ही जाएंगी। और जो सेकंड सेक्शन आया सर 115 BAB, ये सेक्शन था नई कंपनीज के लिए, कि मान लीजिए आप एक नई कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं, नई डोमेस्टिक कंपनी, नई कंपनी आप क्रिएट करते हैं, गवर्नमेंट फ्रेश इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जोर दे रही है। तो इस सिचुएशन के अंदर आपको अगर मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन में आप जाते हैं तो कंपनी कहती है ठीक है जी, आपको नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट में तो हम पकड़ लेंगे आपको, ट्रांसफर प्राइसिंग के नॉर्म्स वगैरह हम आपको पकड़ लेंगे, बट अगर आप रीजनेबल काम कर रहे हो तो गो एड भैया, आपको सिर्फ 15% टैक्स देना पड़ेगा। इसकी डिटेल्स आप अपने फ्रेंडली चार्टर्ड अकाउंटेंट से समझ सकते हैं और वो आपको बहुत अच्छा गाइड करेंगे। तो आपको हमेशा अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ रेगुलरली मिलना चाहिए, उनसे डिस्कशन करनी चाहिए, और जो टैक्स में अच्छे अच्छे बेनिफिट्स आपको कहीं मिल सकते हैं तो उनको लेने की आप कोशिश कर सकते हैं लीगल तरीके से। टैक्स ऑडिट की लिमिट्स भी देखिए कितनी इजी करती जा रही है गवर्नमेंट, अगेन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कि भाई आप अगर कैश मोड में काम करते हैं तो आपकी टैक्स लिमिट 1 करोड़ ही है, टैक्स ऑडिट लिमिट। बट अगर आप 95% रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर डिजिटल मोड से कर रहे हैं तो आप 10 करोड़ तक आपको टैक्स ऑडिट भी नहीं करवाना, 10 करोड़ तक आपको टैक्स ऑडिट नहीं करवाना। पिछले साल ये लिमिट 5 करोड़ थी, अब ये 10 करोड़ हो गई है। गवर्नमेंट डिजिटल मनी की तरफ जा रही है। तो गवर्नमेंट ने इसमें क्या बोला है कि अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और आपका सेल्स टर्नओवर या रिसिप्ट्स 1 करोड़ से ज़्यादा है, प्रोफेशनल का 50 लाख से ज़्यादा है, इन सिचुएशंस में नॉर्मल कोर्स में टैक्स ऑडिट होता है। बट डिजिटल पुश क्या हुआ, अगर ऑल अमाउंट्स रिसीव्ड इंक्लूडिंग सेल्स टर्नओवर ग्रॉस रिसिप्ट्स उनका 5% कैश में नहीं है, और ऑल पेमेंट्स किसी भी तरह का कोई खर्चा अगर आप करते हैं और उसका 5% ज़्यादा कैश में नहीं है, तो आपको पहले 1 करोड़ का 5 करोड़ था, 5 करोड़ की जगह 10 करोड़ है। सो पेपर मनी नहीं, डिजिटल मनी यस, ऑनलाइन पेमेंट्स यस। तो इनकम साइड पे तो ज़्यादातर OEMs याद रखिए, ज़्यादातर आपके B2B सप्लाईज अगर हैं तो आना डिजिटल ही होता है। बट क्या खर्चे आप डिजिटली कर रहे हैं,
क्या आप बहुत ज़्यादा बैंक से कैश तो नहीं निकाल रहे? अगर नहीं निकाल रहे तो वेरी गुड, आप इस बेनिफिट को ज़रूर ले सकते हैं। जस्ट टॉक टू योर अकाउंटेंट एंड सी कि इस फाइनेंशियल ईयर में आपने टोटल कितना कैश निकाला है। अगर कम निकाला है, वेरी गुड, यू आर लकी, कैलकुलेट कर लीजिए। कहता है कैश ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर डज नॉट एक्सीड 5% ऑफ द सैड पेमेंट। पूरे साल की टोटल पेमेंट्स निकाल लो भाई, ऑल पेमेंट्स फॉर एनी काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर, उसमें से कैश उसका 5% होना चाहिए। लेटर से पूरे साल में आपका खर्चा है 1 करोड़, तो साल भर में 5 लाख से ज़्यादा कैश नहीं निकलना चाहिए। आपका पूरे साल में खर्चा है 10 करोड़, 9 करोड़, ओके, 10 करोड़ की सेल थी, 9 करोड़ का खर्चा है, तो 9 करोड़ का 10% हुआ 90 लाख, 5% हुआ 45 लाख। 45 लाख से ज़्यादा आपका कैश बैंक से विड्रॉ ही नहीं होना चाहिए और खर्चा नहीं होना चाहिए, तो आप सेफ हो जाएंगे। सो आजकल हमारे बहुत से ऐसे क्लाइंट्स हैं जो तो बैंक से अब तो महीनों महीनों में कभी कैश निकालते हैं, उन्हें जरूरत ही नहीं पड़ती, ऑलरेडी सब कुछ डिजिटल हो चुका है उनका। सो अगेन दैट वाज अ गुड थिंग। बजट में इस बार एक और नई चीज़ आई थी जो थी स्टार्टअप्स। स्टार्टअप को तो बिल्कुल कहते हैं भैया बच्चा, छोटा सा बच्चा, तो छोटे से बच्चे के लिए भी गवर्नमेंट ने कहा 100 करोड़ तक के टर्नओवर वाले स्टार्टअप को भी हम स्टार्टअप मानेंगे। 100 करोड़ के टर्नओवर को भी हम स्टार्टअप मानेंगे, और आपको जो कुछ साल का टैक्स फ्री स्टेटस मिलना है, वो स्टेटस आप 10 साल में कभी भी ले सकते हो। जो 7 साल था, 3 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स आउट ऑफ 7, तो वो कहता है भैया आप 7 साल के अंदर यूज कर लो, कभी भी करो एंड एंजॉय करो इस बेनिफिट को। गवर्नमेंट का एक GEMS है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। तो इस गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के अंदर गवर्नमेंट ने इस बार बताया कि भाई लोगों, MSME 3.25 लाख करोड़ का माल मेरे को बेच चुकी हैं। गवर्नमेंट बॉडीज, गवर्नमेंट PSUs, गवर्नमेंट बैंक्स, गवर्नमेंट स्टेट, लोकल और सेंट्रल गवर्नमेंट्स मिलाकर, आर्मी मिलिट्री मिलाकर 3.25 लाख करोड़ का माल MSMEs बेच चुकी हैं गवर्नमेंट के इस पोर्टल के थ्रू। तो आप भी इसमें इस ह्यूज केक का हिस्सा बनिए और अपने को GEM में रजिस्टर कराइए। आपकी एसोसिएशन आपको हेल्प कर सकती है इसमें, अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए। बाकी आप ऑनलाइन खुद भी कोशिश करें, आपको बहुत आसानी से काम हो जाएगा। रिफंड ऑफ GST, हम सब जानते हैं ऑलरेडी गवर्नमेंट GST का रिफंड तो देती है लोगों को। अब गवर्नमेंट ने इस साल और कहा है कि भाई हम लोग आपको इलेक्ट्रिसिटी के वैट को भी रिफंड करने की कोशिश करेंगे और पेट्रोल डीजल के लिए भी कुछ करेंगे। तो आप जानते हैं MEIS स्कीम, GATT USA के वजह से उसमें गवर्नमेंट को MEIS को हटाना पड़ा है, बिकॉज यूनाइटेड नेशंस की जो ट्रेड बॉडीज़ हैं उन्होंने इसके अगेंस्ट बोला कि नहीं नहीं इंडिया आप गलत कर रहे हो। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है बेटा, मैं वो हटा रही हूँ, बट मैं अपने एक्सपोर्टर्स को बिजली के टैक्स, पेट्रोल डीजल के टैक्सेस को भी रिफंड देने का कोई सोल्यूशन निकाल लूँगी। तो ये लीगली अलाउड है। तो बहुत सी नई नई चीज़ें हुई जो हमारे लॉज में हुई। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी जो फैक्टरिंग ऑफ इनवॉइसेस कहलाता है। ऑलरेडी 500 करोड़ से ऊपर की कंपनीज के लिए तो कंपलसरी किया जा चुका है। अगर आप में से कोई 500 करोड़ से ऊपर की कंपनी है तो ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए आपके बैंकर्स को या किसी एप्रोप्रिएट NBFC को जो फैक्टरिंग में इन्वॉल्व रहती है। और आप अगर MSME हैं और आपका कस्टमर 500 करोड़ से ऊपर है, उसे भी कहिए कि भैया आप ट्रेड्स के अंदर अपने को रजिस्टर कराइए। तो MSMEs जहाँ पर बायर सेलर दोनों इस पर रजिस्टर हो जाते हैं, तो ऐप बेस्ड फाइनेंसिंग में जो हमारी गवर्नमेंट का बजट स्पीच का पैरा 98 था, उसने क्या बोला कि ऐप बेस्ड इनवॉइस फाइनेंसिंग फॉर द लोन प्रोडक्ट्स इज बीइंग लॉन्च्ड एंड आपको डिलेड पेमेंट से बच जाएंगे, कैश फ्लोज आपका बेटर हो जाएगा। तो बस आपने ऐप से फ़ोटो खींची इनवॉइस की, उसका ई-वे बिल नंबर डाला, इनवॉइस नंबर डाला और आपको बिडिंग होगी भैया, रिवर्स बिडिंग होगी। रिवर्स बिडिंग क्या होती है? जिसके अंदर दोनों पार्टीज़, इधर से जो इनवॉइस अपलोड करता है आइदर बायर और सेलर, और फिर बिडिंग करवाता है, हाँ भैया बोलो कौन मुझे लोन देगा। मैंने 10 लाख का एक इनवॉइस चढ़ाया है, तो मैं सप्लायर है, बायर है और फाइनेंसर है। फाइनेंसर्स जैसे बजाज फाइनेंस, रिलायंस फाइनेंस, टाटा फाइनेंस और पता नहीं इंडिया में कितने NBFCs होंगे मदूत, ये और इनके जैसे सौयों कंपनीज वो बिडिंग करनी शुरू करती हैं स्टॉक मार्केट जैसे, मैं लोन दूंगा, मैं लोन दूंगा, मैं लोन दूंगा। एक कहता है 9%, दूसरा कहता है 9.25%, 8.5%, 8%, 8.25%, बेस्ड ऑन क्रेडिबिलिटी ऑफ बोथ द पार्टीज, है ना। बायर कितना पक्का है, सेलर कितना पक्का है, पास्ट हिस्ट्री कैसी है, पेमेंट टाइम पे आती नहीं आती, और जिसको फ़ायदा लगे। तो तीनों को जहाँ डन लगे वहाँ पे आपने ओके मारा,
ठीक है, तो MSME जो रिसीवर ऑफ मनी है उसने कहा डन, इतने पे डिस्काउंटिंग कर दो, लेटर से मैंने कहा 6.5% पे डन। तो 6.5% पे जैसे ही मैंने डन बोला, डिस्काउंटेड अमाउंट, डिस्काउंट काट के 6.5% पर एनम, यानी महीने का तो आधा % हो गया, वट वो तो डील के ऊपर है, आपके अकाउंट में अगले दिन वो पैसा पहुंच जाएगा, आपने जिस दिन एक्सेप्ट किया। तो ऐप बेस्ड फाइनेंस पे हम पहुंच रहे हैं। देखो क्या दुनिया होती जा रही है, क्या दुनिया होती जा रही है। प्रैक्टिकली अनसिक्योर्ड लोन है ये, कुछ गिरवी नहीं रखा, कुछ नहीं, और पूरे इंडिया में बैठे हुए NBFC कहेंगे मैं पैसे दूंगा, मैं पैसे दूंगा, फैंटास्टिक। और वो पैसे अपने आप ले लेगा जो कॉर्पोरेट बायर है उससे बाद में, जब भी ड्यू डेट आएगी। सो वर्किंग कैपिटल को सिंप्लीफाई कर रही है गवर्नमेंट, और ये आप कैश साइकिल शॉर्ट होंगी, वर्किंग कैपिटल बिना कोलेटरल के आपको 24 घंटे से लेकर 72 घंटे में पैसे मिल जाएंगे। बहुत ही फैंटास्टिक न्यू मेथड है। आप एसोसिएशन ऑफिस में पता कर सकते हैं परमिंदर जी से, राजीव चावला जी से, एंड एसोसिएशन के कुछ मेंबर्स भी हैं जो फैक्टरिंग ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, तो आप उनसे उनका एक्सपीरियंस ले सकते हैं कि उन्हें इससे कैसे फ़ायदा हुआ और वो इसको कैसे बेनिफिट ले रहे हैं। फ्रेंड्स, क्वाज़ाई इक्विटी ये भी एक स्कीम है, पैरा 98 ऑफ बजट स्पीच में बात आई इसकी, इसके अंदर हमारी एसोसिएशन इन्वॉल्व रही है, हमने मिलके इस स्कीम को बनवाया है। इसमें आपको सिडबी के थ्रू इक्विटी मिलेगी जो है तो डेट, रिफंडेबल डेट, और उसको बाकी बैंक्स को इक्विटी ट्रीट करना होगा लोन देने पर्पसेस के लिए। इट विल बी क्वाज़ी इक्विटी और फुल्ली गारंटीड होगी वो। तो हमारा जो MSME है उसकी जो लोन टेकिंग पावर है वो बढ़ जाती है, उसकी ग्रोथ करने में उसको आसानी होती है। तो गवर्नमेंट ने इस बजट में एक्सपोर्ट मार्केट के लिए स्मॉल कंपनीज के लिए भी 1000 करोड़ का एक और फंड दिया है कि तुम्हारी मार्केटिंग में तुम्हें मदद करूं भाई। कस्टम्स ड्यूटी की कई एग्जम्पशंस को हटाया गया है ताकि डंपिंग इंडिया में और रिड्यूस हो सके और हम लोग और बेटर एक्सपोर्टर्स भी बन सकें और अपने चीप इंपोर्ट्स की जगह हम अपने इंडिया में अपना माल अच्छे से बेच सकें। ये तो थी अच्छी अच्छी बातें, बट आप यहाँ देख रहे होंगे थम्स डाउन। बजट में एक नेगेटिव पॉइंट भी है जो हम लोगों को एज प्रोफेशनल्स, एज इंडस्ट्री हमें बहुत दुख दिया, बड़ा तकलीफ़ हुआ कि भाई ESI EPF की लेट डिपॉजिट जिसमें हम रिलीफ सोच के चल रहे थे उसमें और स्ट्रिक्ट लॉ को कर दिया गया कि अगर एक दिन भी डिले हो जाता है, 15 अगस्त छुट्टी होती है सर इंडिपेंडेंस डे की, अगर 14 अगस्त को पे करना था, नहीं पे कर पाए और 15 अगस्त छुट्टी है, तो भाई अब 16 अगस्त को पे करोगे। तो गवर्नमेंट कहती है 16 अगस्त को पे तो कर दिया, बट मान लो आपका जो पे आउट है अलर्ट से 20 लाख का पे आउट है आपका ESI और EPF का, तो भाई वो 20 लाख तो डिसअलाउ हो गया, या उसमें से जो एम्प्लॉय शेयर है वो तो फुल्ली डिसअलाउ हो ही गया। तो ये बड़ा एक नुकसान वाला काम हो गया। और उस मान लीजिए 10 लाख डिसअलाउ होता है तो 10 लाख का ऊपर लेटस से ऑन एवरेज आप 25% स्लैब में आते हैं तो 2.5 लाख रुपए की पेनल्टी इफेक्टिवली इनकम टैक्स आपको लग गया 2.5 लाख का उस एक दिन की गलती से। और वो गलती ज़रूरी नहीं है, वो गलती जानबूझ के की गई हो, इंटरनेट नहीं चल रहा, पोर्टल नहीं चल रहा, बैंक की साइट नहीं चल रही, अकाउंटेंट को बीमारी हो गई, अकाउंटेंट CDS में फिसल गया, मालिक के अकाउंट में एक चेक बाउंस हो गया, कोई भी रीज़न हो सकता है। तो बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है कि इस तरह के लॉज पे एम्प्लॉयर्स की बात सुनी नहीं जा रही। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपनी अपनी बात को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक पहुंचाएं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तक पहुंचाएं। हो सकता है कोई आपकी बात सुन ले, तो आपको अपना साइड रिप्रेजेंट करना चाहिए, देन गवर्नमेंट वुड टेक इट्स कॉल। फ्रेंड्स, क्लॉज 8 के अंदर गवर्नमेंट ने बोला कि भाई हम चेंज कर रहे हैं सेक्शन 36 को, क्लैरिफाई कर रहे हैं कि भैया 43B में तो कभी अप्लाई करेगा ही नहीं, ना कभी किया ना कभी करेगा। तो ड्यू हम कुछ नहीं देने वाले आपको 43B के अगेंस्ट इस केस में। तो एक कंपनी को 22 से लेकर 42% तक देना पड़ सकता है, इवन एक दिन डिले होने से। तो इससे तो बेटर है भैया 7-8 तारीख को ही, 10 तारीख को ही पे कर दो, आखिरी दिन का झंझट ही मत करो। बहुत बड़ा रिस्क है, कुछ नहीं बचेगा, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो एक दूसरी क्लॉज 9 क्लॉज है, उसके अंदर भी इन्होंने लिखा प्रोविजंस शैल नॉट अप्लाई एंड शैल बी डीम्ड नेवर टू हैव बीन अप्लाइड। बहुत टफ बोल दिया इन्होंने। तो अनफेयर है, बट क्या करते हैं, लॉ ऑफ द लैंड है, यू हैव टू फॉलो द लॉ। कुछ टिप्स हैं कुछ मेंबर्स को
कि 80JJAA इसका बेनिफिट अगर आप नहीं लेते हैं तो आप ज़रूर लें। इसके ऊपर आप हमारा एक और वीडियो है वो ज़रूर देखिएगा। तो 80JJAA बहुत अच्छा कानून का हिस्सा है। ये भी इसी गवर्नमेंट ने पिछले कुछ सालों में लाया है कि जैसे आप मशीन खरीदते हो तो आपको 30%, 25%, 15% एज पर लॉ डेप्रिसिएशन मिलती है, एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलती है कुछ केसेस में। ओल्ड स्कीम में गवर्नमेंट कहती है भैया वर्कर्स को ले तो मैं आपको 1 करोड़ की वेजेस दोगे तो मैं 1 करोड़ 30 लाख का आपको रिडक्शन दूंगी, सब्जेक्ट टू सम टर्म्स एंड कंडीशंस, और अगले 2 सालों में भी और रिडक्शंस दूंगी अगर कंडीशंस प्रेस्क्राइब फॉलो की जाती हैं। टीडीएस ऑन ट्रांसपोर्टर्स, फ्रेंड्स आप में से कुछ लोग हो सकता है सोचते हो कि ट्रांसपोर्टर पर टीडीएस नहीं लगता, बट ये सच नहीं है। अगर उसके ट्रक 10 से ज़्यादा हैं तो टीडीएस होता है। प्लीज़ इस चीज़ को ज़रूर हमेशा चेक करिएगा। इनवॉइसेस पहले डिजिटली साइन नहीं होते थे, मैनुअली साइन होते थे। करंटली डिजिटल सिग्नेचर इज़ अलाउड एंड रिकमेंडेड। इसके कई फ़ायदे हैं। कभी कोई गलती नहीं होगी, रूल 46 की प्रॉपर कंप्लायंस होगी, डिजिटल सिग्नेचर की तरफ आगे बढ़िए। डिविडेंड टैक्स, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो पिछले 1-2 सालों में हुआ। आप में से कुछ लोगों को शायद ना पता हो कि अब डिविडेंड्स, पहले कंपनी 20% फ्लैट टैक्स काट ही लेती थी अप्रॉक्सीमेटली। काट क्या लेती थी, कंपनी को अपनी पॉकेट से देना होता था। तो 100 रुपये की डिविडेंड के अंदर से 20 रुपये देकर वो 80 रुपये ही आपको बांटती थी। तो चाहे आप रिटायर्ड आदमी थे, चाहे हाउसवाइफ थे, चाहे स्टूडेंट थे, आपको तो अपने डिविडेंड पे टैक्स देना ही पड़ता था, वो 20%। गवर्नमेंट ने कहा भैया नाउ एज पर योर स्लैब, अगर आप 0 के स्लैब में आते हो तो आपका टैक्स 0 हो जाएगा। आप 5 के स्लैब में आते हो तो आपका टैक्स 5 रह जाएगा। आप 10, 15 या 20 के स्लैब में आते हो तो आपका टैक्स भी 10, 15 या 20 हो जाएगा। वो आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न में अपने आप देंगे। टीडीएस एक छोटा सा कट जाएगा, वो भी पहले 5,000 पे नहीं कटेगा। तो ये एक अच्छा चीज़ हो गया डिविडेंड टैक्स। डिपेंडिंग, आप एक हाई नेटवर्थ पर्सन हैं तो आपका टैक्स बढ़ गया, बट आप अगर एक एवरेज या बिलो 10-15 लाख्स वाले लोग हैं तो आपका डिविडेंड टैक्स बहुत कम हो गया या एक तरह से 0 हो गया, आपका मनी इन हैंड बढ़ गया। जीएसटी रीइंबर्समेंट पे लगती है, आप लोग इसमें गलती मत करिएगा। चेक अगेन विद योर IMSME टीम और योर ओन कंसल्टेंट्स। प्रॉपर चार्टर्ड अकाउंटेंट से सलाह हमेशा लेके चला करिए। जीएसटी लगता है रीइंबर्समेंट्स पे, इसमें गलती मत करिए। कैश पेमेंट्स मोर देन 10,000 अलाउड नहीं होती है, प्लीज़ सब लोग ध्यान रखें। अभी भी रेगुलरली गलतियाँ दिखती हैं। डोनेशन तो 2,000 से ऊपर की कैश में अलाउड नहीं है। ATG नहीं मिलेगा अगर 2,000 से ऊपर की आप कैश की पर्ची ले रहे हैं, और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कैश में अब नहीं हो सकता। तो फ्रेंड्स, वेल्थ टैक्स भी बंद हो चुका है कई साल पहले, बट पर्सनल बैलेंस शीट बनाना मत भूलिए, ज़रूर बनाइए। टेक द हेल्प फ्रॉम योर प्रोफेशनल फ्रेंड्स। बजट 2021 एक बंडल था अच्छी और कुछ लेस देन अच्छी चीज़ों का। तो भैया जो है सो है, जो अच्छा है उसको समझ लो, जो बुरा है उससे और सीख लो कि क्या गलती नहीं होनी चाहिए। So friends, this is Sangeet Gupta from Integrated Association of Micro, Small and Medium Enterprise of India at your service. Thank you.